उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा के भतरौज खान के पास में एक कार गहरी खाई में गिर गई है, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज रानीखेत में चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी भतरौज खान के पास के गाँव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू हो गया है। नैनीताल के 12 पत्थर के जंगल आग की चपेट में आ गए हैं। घोड़ा स्टैंड के ऊपरी हिस्से में भीषण आग लगने से कई पेड़ जलकर राख हो गए। हालांकि सूचना के बाद में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया है। आपको बता दें कि इस बार कम बारिश के चलते आग का ज्यादा खतरा जंगलों पर है और नैनीताल में कई इलाके आग के लिए संवेदनशील भी माने जाते हैं। मौके पर पहुंच के हमने 4-5 आदमी पहले भेजे, तो उन्होंने उसके बाद 10-12 आदमी बाद में आए, तो हमने अभी फायर पे जो है कंट्रोल कर लिया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए फायर सीजन किसी चुनौती से कम नहीं है। अब आलम यह है कि साल दर साल बढ़ रहे पारे से फॉरेस्ट फायर की घटनाएं समय से पहले होने लगी है। इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे में गर्मियां आने के साथ ही हालात बेकाबू भी हो सकते हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। इस साल पहाड़ों में बारिश नहीं के बराबर हुई है। जनवरी का तापमान बीते सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बारिश की बेरुखी और लगातार चढ़ते पारे ने जंगलों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हालात ये है कि इस बार फायर सीजन शुरू होने से पहले ही कई इलाकों में जंगल धधकते नजर आ रहे हैं। जंगलों में धधकी आग से वन संपदा तो खाक हो ही रही है, साथ ही कई नई परेशानियां भी खड़ी हो रही हैं। 2025 का जो जनवरी का महीना है अभी तक का सबसे गर्म मंथ है, और इसके बाद जबकि सबको उम्मीद थी कि जब ला नीना का इफेक्ट होगा तो टेम्परेचर और ज़्यादा गिरना चाहिए, लेकिन ये बड़ा एक आश्चर्य का विषय है कि टेम्परेचर बढ़ रहे। अभी हम लोग पहाड़ों में देख रहे हैं कि गर्मी की वो स्थिति है जो मार्च अप्रैल में मिलती है। फॉरेस्ट फायर अल्मोड़ा के लिए अभिशाप साबित हो रही है। बीते साल यहाँ 11 लोगों की जान जंगलों की आग ने ले ली थी। इस साल भी फायर सीजन शुरू होने से पहले ही यहाँ आधा दर्जन मवेशी आग में झुलस चुके हैं। अल्मोड़ा के साथ ही चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और बागेश्वर में भी सीजन से पहले ही जंगल धधक चुके हैं। ऐसे में इस बार वन विभाग के लिए चुनौती कई गुना बढ़ गई है। देखिए, पिछले साल की जो हमने घटनाएं हुई उससे काफ़ी सीखा है और वो सारे सुधार करेंगे जिससे कि पिछली जो वनाग्नि का सीजन था जो घटनाएं हुई थी वो रिपीट ना हो। इस बार हमने बहुत सारे नए पहल भी शुरुआत किया, जैसे कि दूर दराज क्षेत्र में पानी की व्यवस्था, जल जीवन। पहाड़ों में हर साल पारा चढ़ रहा है। बदलता मौसम चक्र भी कई मुश्किलों की वजह बना है। बारिश की बेरुखी से जमीन सूखी है, रही सही कसर चीड़ के पिरूल पूरा कर रहे हैं। ऐसे में जो हालात इस बार हैं, उससे ये तो साफ है कि आने वाले दिनों में संकट और बढ़ेगा। ऐसे में ये देखना है कि वन विभाग फॉरेस्ट फायर की घटनाओं से निपटने के लिए क्या प्लान तैयार करता है। न्यूज 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में बजट सेशन को लेकर आज स्पीकर रितु खंडूरी ने एक बैठक ली, जिसमें चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी, पुलिस समेत कई विभागों के अफसर मौजूद थे। और स्पीकर ने बताया कि इस सेशन में अभी तक 3 विधायकों के 521 सवाल विधानसभा को प्राप्त हुए हैं। ऐसा है, मेरे पास करीबन 30 माननीय सदस्यों ने सवाल भेजे हैं और 521 सवाल मुझे मेरे तक पहुंचे हैं, और जो विधेयक हैं वो अभी 2 ही हमारे पास पहुंचे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये मेरे पास पहुंची हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी बढ़िया ढंग से चलेगा। विधानसभा सेशन में जनता की समस्याओं को उठाने को लेकर आपके जनप्रतिनिधि कितने संजीदा हैं, इसका उदाहरण है कि बजट सत्र के लिए 70 में से मात्र 30 विधायकों ने ही सवाल लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सदन में सत्ता पक्ष को घेरने वाली है, तो इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उसे क्या घेरेगी, उसके पास सवाल तक नहीं है। बीजेपी का दावा है कि सेशन के लिए जो 521 सवाल लगाए गए हैं वो अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के हैं।
धान लगेगा, जो लगाना चाहते हैं किसान, अगर कोई रोकेगा तिलक राज बैठ खड़ा होगा। उसने दिया जाएगा पटवारियों को, तहसीलों को वालों को, पटवारियों को राजस्व गाँव में। और दूसरा मुद्दा मीटर का है, वो विधानसभा में उठाएंगे। ऐसे कई सारे जनहित के मुद्दे हैं। कांग्रेस का प्रश्न ही नहीं है। मैं आज ही विधानसभा में पता कर रहा था कि अपनी सरकार से सर्वाधिक प्रश्न करने वाले भाजपा के विधायक हैं। तो जब प्रश्न ही ना हो तो उत्तर की अपेक्षा काहे वही कर सकता है प्रश्न हो। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, किसी प्रकार के प्रश्न पर रहेंगे नहीं। और मैं जानता हूं पहले दिन से ही हल्ला मचाना और सदन को स्थगित कराना, ये उनकी रणनीति का हिस्सा रहेगा। उद्यान विभाग में किसानों को कागजी नींबू के पौधे के बदले अलग प्रजाति के पौधे दिए जाने के मामले में 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इनमें से एक अधिकारी रिटायर हो चुके हैं और कथित घोटाले को लेकर सबसे पहले अलर्ट करने वाले वो ही थे। वहीं जिन अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो फिलहाल सेफ हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, शूटिंग द मैसेंजर। इसका मतलब हुआ जो व्यक्ति मामला उजागर कर रहा है उसी की बलि चढ़ा देना। ऐसा ही कुछ हुआ है उद्यान विभाग में। 8 महीने पहले रुद्रप्रयाग के तत्कालीन डीएचओ योगेंद्र सिंह ने विभाग के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी, जिसमें जिक्र है कि 2020 में जिस नर्सरी से कागजी नींबू के पौधे लिए गए थे वो जेमरी यानी नींबू की घटिया पौध निकली। इस वजह से सैकड़ों किसानों को चूना लगा। कुछ समय पहले रिटायर हो चुके योगेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी चिट्ठी पर 7 महीने तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आरोप है कि जिन अधिकारियों ने घटिया पौधों को बढ़िया बताया था और मामला उजागर होने पर भी वो सेफ हैं। योगेंद्र सिंह का कहना है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। इधर मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि वो दोषियों को बख्शेंगे नहीं, साथ ही किसी के साथ नाइंसाफी भी नहीं होने देंगे। रुद्रप्रयाग जनपद के जमीरी प्लांट प्रकरण को फार्मर की शिकायत पर दिनांक 28 मई 2024 को निदेशालय को अवगत कराया गया कि मानवेंद्र सिंह के प्रक्षेत्र पर जमीरी पौधे, कागजी नींबू की जगह जमीरी पौधे निकले हैं, जिस पर नर्सरी पर आवश्यक कार्रवाई करना उचित है और मेरे को ही नोटिस दिया जा रहा, समझ से परे कि उन पर भी एक्शन होगा। इस धामी सरकार में कोई भी भ्रष्ट अधिकारी बचेगा नहीं और सही व्यक्ति को उसका सम्मान मिलेगा। संज्ञान में ये मामला है कि विभागीय अधिकारी मिले रहते हैं। मैंने इसलिए जिलाधिकारी उधम सिंह नगर से उसकी जांच कराई और उस जांच में एडिशनल डायरेक्टर आर.के. सिंह ये बताया गया कि उनके निर्देश पर ये इस नर्सरी को ऑर्डर दिया गया है, उनको आरोप पत्र दे दिया है। बहरहाल उद्यान विभाग में घपले घोटालों का ये कोई नया मामला नहीं है। नया बस इतना है कि मामला भले ही 4 साल पुराना हो, लेकिन उजागर ऐसे समय पर हुआ है जब विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में नींबू के पौधे का ये घोटाला बाग से निकलकर विधानसभा तक भी पहुंच सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। ऊर्जा निगम द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर इन दिनों राजनीति गर्म है। 2 दिन पहले ही किच्चा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने इसे उपभोक्ताओं का शोषण बताया था और बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाने की बात भी कही थी। तो वहीं बीजेपी खजाज दास ने रविवार को दोपहर में कांग्रेस विधायक के बयान का समर्थन करने वाला एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि बिना प्लानिंग के मोटर लगाए जा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर और फिर स्मार्ट मीटर को उन्होंने फिजूल खर्ची बताया था, लेकिन शाम होते होते उनके सुर बदल गए और शाम को ही उन्होंने स्मार्ट मीटर का समर्थन करते हुए कहा कि विपक्ष इसको लेकर दुष्प्रचार कर रहा है। पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं जो उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है। की बात से मैं 100% सहमत हूं। बिल्कुल पहले प्लानिंग होनी चाहिए
कि आपको स्मार्ट मीटर लगाने हैं तो उस तरह की रचना करनी चाहिए। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीटर भी खरीदे जिसका काम 1 साल पहले पूरा हुआ है और अब आप उनको बदल करके, यानी कि वो पैसा कहीं ना कहीं बेस्ट जो असल चीज में होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं मीटर को लेकर के जहां पर कांग्रेस तरह तरह की भ्रांतियां और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और जैसे अनेकों राज्यों में इसकी शुरुआत की गई है, हिमाचल हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां पर भी स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और इसलिए किसी भी प्रकार का इससे नुकसान नहीं है, उपभोक्ताओं को एक फायदा ही होगा। और उसमें बदलने का भी, स्मार्ट मीटर को लगाने के लिए कोई चार्ज भी नहीं है। चमोली में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम में हर ओर बर्फ ही बर्फ है। वहीं ठंड के बीच में पूरी ऋषिगंगा नदी जम चुकी है। ऋषिगंगा नदी जो झरने के रूप में बहती है वो अब सिर्फ बर्फ का आकार ले चुकी है। हालांकि तस्वीर काफी खूबसूरत है, लेकिन बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे हुए कर्मचारियों को ठंड के बीच में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। 2 दिन से धाम में कड़ाके की ठंड के चलते सुबह और शाम के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। सभी प्राकृतिक झरने भी जम चुके हैं। कालाढूंगी में रामनगर वन प्रभाग ने कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन शुरू तो किया, लेकिन यहां पर पर्यटकों का रुझान कम ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में इसे लोकप्रिय बनाने की कोशिश भी की जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जिम कॉर्बेट के बसाए गांव छोटी हल्द्वानी के पास एक नया टूरिज्म जोन खोला गया। उम्मीद थी कि जिम कॉर्बेट के बारे में जानने के लिए आने वाले पर्यटक इस जोन का रुख करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल सकी है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार पर्यटकों ने कुंभ के चलते प्रयागराज का रुख किया है। साथ ही रामनगर और नैनीताल के बीच स्थित इस स्टेशन में अभी पर्यटकों के लिए लग्जरी सुविधाओं का भी टोटा है। हाँ, थोड़ा हमको निराशा है कि ये जितना हम सोच रहे थे चलेगा उतना ये नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि इसको चलाया जाए। अभी यहाँ पर 36 नेचर गाइड है, तो इसमें जो है हम सफारी के अलावा वाटरफॉल, छोटी हल्द्वानी और आयरन फाउंड्री में हम दिखाते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको और अच्छे तरीके से हम चला पाएं। होटल या बड़े कोई व्यवसायी होटल के यहाँ पे नहीं है, तो या तो हैं तो रामनगर में है, ज़्यादा जो पर्यटन आता है रामनगर में ही आता है और रामनगर के होटल व्यवसायी के पास ही आता है वो। उसी प्रकार से नैनीताल में जो पर्यटक आता है वो नैनीताल के पास आता है, तो वहाँ से भी लगभग सेंटर में पड़ता है। और यहाँ पे अभी बहुत सारी जो है उनके लिए बहुत अच्छी क्लासिकल जो है सुविधाएं जो है पर्यटक को यहाँ पे नहीं है। नए टूरिज्म जोन की तरफ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वन विभाग कई कदम उठा रहा है। इसके लिए जहां होटल कारोबारियों से भी संपर्क किया जा रहा है, वहीं नए जोन का वीडियो शूट में कराया जा रहा है, ताकि पर्यटकों को यहाँ के रोमांच के बारे में आसानी से बताया जा सके। हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अभी हाल ही में ही हम नैनीताल के जो होटल एसोसिएशन थे उनसे बात किया है, उनसे डिस्कशन किया और उनको ये जो भी यहाँ पे जो हम कॉर्बेट हेरिटेज सफारी के रूप से जो तैयार किए थे उसके बारे में डिटेल दिए हैं भी होगा, और उसके साथ साथ इसका प्रमोशन भी करेंगे। और इको टूरिज्म बोर्ड और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, इन दोनों से भी बात हो रही है और ऑलरेडी उनसे अनुमति भी मिल गई है। और अभी उसका जो हमारा कॉर्बेट हेरिटेज सफारी है इसका एक वीडियो प्रमोशनल वीडियो बनाया जा रहा है। जिम कॉर्बेट के गांव के पास बनाए गए हेरिटेज सफारी जोन से विभाग को कई उम्मीदें हैं और प्रशासन इस जोन का प्रमोशन भी कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कॉर्बेट की मेहनत कब तक रंग लाती है। कालाढूंगी से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। भारत तिब्बत सीमा इनर लाइन के लिए परमिशन अब बहुत ज्यादा आसान हो गई है। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन परमिशन की व्यवस्था की है। ऐसे में अब सीमा के सटे गांव घूमने के लिए आसानी से परमिशन मिल जाएगी। चमोली जिले में भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में माणा पास, रिमखिम पास और नीति पास मौजूद हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में भ्रमण के लिए हर साल बड़ी संख्या में देश से और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन सीमा क्षेत्र होने के चलते यहां पहुंचने के लिए प्रशासनिक परमिशन की जरूरत होती है, जिसके लिए अभी तक ऑफलाइन आवेदन करना पड़ता था, जिससे पर्यटकों को थोड़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब जिला प्रशासन आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने जा रहा है, जिससे लोग खुश हैं।
दूरस्थ स्थल हैं जैसे पार्वती कुंड है या माणा पास है, देवताल है, तो ये इसकी सुंदरता जब तक आप वहाँ पे गए नहीं तब तक आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कितनी सुंदर जगह है। सरकार ने इसको प्रमोट किया है, इससे हमारे जितने भी इनर लाइन के गांव हैं जो उनको उसका प्रॉफिट मिलेगा। सीमावर्ती क्षेत्र के लिए जो हमारी नीति घाटी है, उससे ऊपर का जो क्षेत्र है हमारा, जिससे अभी तक लोग अनभिज्ञ थे, अब लोग उस जगह पे जा पाएंगे और देख पाएंगे कि हमारे देश की सीमा कैसी है। लोगों का बहुत रोमांच रहता है कि वहाँ तक किस प्रकार से पहुँचा जाए। अब जो हमारा जिला प्रशासन है और जो सरकार है, सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की गई है जिसमें ये ऑनलाइन की सुविधा दे दी गई है। चमोली के घस्तोली, रत्ताकोणा, जगराऊं, देवताल, माणा पास, गोटिंग के पास, ग्यालडुंग, गणेश गंगा, क्यूलांग, नीति पास, 16 पॉइंट, अपर रिमखिम, लोअर रिमखिम और पार्वती कुंड के लिए परमिशन की जरूरत होती है, जो अब ऑनलाइन मिल पाएगी। तो HDFC बैंक के CSR के माध्यम से एक हमने ऑनलाइन लिंक बनाया है वेबसाइट, जिसमें अधिकतम हम 100 लोगों को अलाउ करेंगे पर डे। तो उससे रजिस्टर करवा के लोग अपना देवताल भी जा सकेंगे, जो एक चाइना बॉर्डर का एरिया है। इसलिए हमने थोड़ा संख्या को सीमित रखा है और जैसे शासन से निर्देश प्राप्त होंगे आगे की कार्यवाही उसके अनुसार की जाएगी। सीमावर्ती दर्शन योजना के तहत प्रशासन का ये कदम सराहनीय है। इससे एक और घाटियों में पलायन रुकेगा, वहीं रोजगार की अपार संभावनाएं भी बढ़ेंगी। न्यूज 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज 18।